दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों आपके जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, युक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इस बार से आपका व्याकरण वाला टॉपिक है। तो इतने सारे आपके हिंदी में टॉपिक रहते हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या है, काव्यखंड, गद्यखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपको बता दिए, साथ ही गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके, टॉपिक बाय टॉपिक में आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। और जो स्टूडेंट पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लेता है, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता है, 80 में 80 स्कोर कर जाएगा। ओके, तो अगर क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आज दोस्तों आपकी जो बितान पुस्तक है, बितान पुस्तक से हम क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको पता है मैं बड़ी टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन हर आपको टॉपिक में क्या है, आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन बताता हूं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतने में काम हो जाएगा आपका। तो बितान में टॉप 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं। 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आपके यहाँ फिक्स हो जाएगा। ओके, तो मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो मैं क्या है, लक्ष्य वही है जो हमें रात में सोने ना दे। चलिए देख लेते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र मैं आपको बताता हूँ 10 क्वेश्चन बताऊं, जिन्हें आप एकदम तैयार करके रखना है, और वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देख लेते हैं, यहाँ मैंने कई सारी आपको विशेषताएं दी हैं, आपका ये आंसर दिया है, लेकिन 2 नंबर का आता है, तो पेपर में इतना आपको नहीं लिखना है, बस मैंने समझाने के लिए देख लिया है। यहाँ मैंने दोस्तों आपको लता मंगेशकर के गायन की 5 विशेषताएं बताई हैं, तो कोई भी आपको अच्छे से 2 से 3 आपको तैयार करके रखना है, जो भी आपको सही लगे। 5 मैंने आपको बता दिया है। पहला सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती और लोच आदि है, उनका उच्चारण मधुर गुण से परिपूर्ण है रहता है। दूसरा है कोमलता और मुग्धता, लता के स्वरों में क्या है, कोमलता और मुग्धता है। स्वरों में निर्मलता, लता के स्वरों में क्या है, निर्मलता है, यह उनके गायन में झलकता है। तो इस प्रकार से आपका देखिए मैंने 5 विशेषताएं दी हैं। ऊपर की जो 3 इजी है थोड़ा, तो उनको आपको तैयार कर लिए, एक लाइन का वो भी दिया डिटेल से। ओके, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लिखना, बस 3 आगे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पे आ चुका है। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। तो ये आपके क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। तो ये भी आपको 4 में आपको अंतर बता रहा हूँ, 2 अंतर तैयार करके रखना है। पहला है शास्त्रीय संगीत, आपका शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, जबकि चित्रपट संगीत में गुण, धर्म, चपलता व तेज लय हो। दूसरा है शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। ओके, ये अक्सर पूछा जाता है, चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का होता है, तो प्राथमिक अवस्था का होता है। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि आपका चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान दिया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो सुलभता तथा लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको अंतर यहाँ बताया है, 4 अंतर दिए, कोई भी 2 जो आपको सही लगे अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुई की खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। ओके, जो कुई की खुदाई करते हैं, ओके, कुई क्या है, कुआं का छोटा सा रूप होता है, वो आपका कुई कहलाता है। ओके, मतलब उसका ब्याज छोटा होता है, कुआं का ब्याज आपने देखा बहुत बड़ा होता है, कुई का ब्याज छोटा होता है। तो कुई की जब खुदाई करते हैं, ओके, तो जो चीजा कहलाते हैं, तो सर पर धातु का टोप पहने रहते हैं। सिंपल है, जब भाई खुदाई करते नीचे पहुंच जाएंगे, तो ऊपर के जो कंकड़ पत्थर होंगे वो क्या गिरेंगे नीचे, तो उसके क्या सिर पर लग सकते हैं। ओके, इसलिए वो क्या धातु का टोप पहन लेता है, जिससे क्या उसका सिर बच सके। वही सिंपल है। चीजार सिर पर क्या है, कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि ऊपर से रेत, कंकड़, पत्थर में उनका बचाव हो सके। किसी इस स्थान पर ईंट की चिनाई से मिट्टी नहीं रुकती, तब कुई को रस्सी से बांध दिया जाता है। तो यहाँ तो ये तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा ही है। मैंने आपको ये 2 लाइन में आंसर आपको बता जा रहा है कि जो चेजार होते हैं, जो खुद आपका कुई बनाने का काम करते हैं, वो सिर पर क्या है, कांसे, पीतल या अन्य धातु का क्या बर्तन का टोपी टाइप का पहने रहते हैं, ताकि जो ऊपर से रेत, कंकड़, पत्थर गिर रहे हैं उनसे क्या है, उनकी सिर की बचाव हो सके। नेक्स्ट, रेणाजी पानी किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जितने क्वेश्चन बताऊं सब सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ। तो रेणाजी पानी क्या है, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिलने वाला पानी रेणाजी पानी कहलाता है। मैंने आपका आंसर यही है। रेणाजी पानी क्या है, धरातल से नीचे उतरा लेकिन जो पाताल वाला स्तर है उस पर ना मिलने वाला पानी आपका रेणाजी पानी कहलाता है।
वर्षा जल को मापने के लिए रेंजर शब्द का प्रयोग होता है और रेंजर का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को मापता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। डिविजन में आ चुका है क्वेश्चन ये आपका कि कुई की जो चिनाई होती है कितने तरीकों से की जाती है। देखिए, ईंटों से की जाती है, दूसरा है कीप की घास से बनने मोटे रस्से से, लकड़ी के लंबे लट्ठों इत्यादि से क्या करी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है, कुई का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है। देखिए, जो कुई होता है, जो कुआं का देखिए बहुत बड़ा होता है, जबकि कुई कुआं की तुलना में कुई का जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इससे क्या कारण है, एक तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। कुई बनती कहाँ है, आपने अपने एरिया में देखा हो तो कुई आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन रेगिस्तान जहाँ होता है, यानी आप समझ राजस्थान, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर है कुआं न बना के कुई बनाया जाता है। रीजन अगर क्या है, देखिए कुआं रहेगा तो ब्याज ज्यादा रहेगा। ओके, तो जब धूप पड़ेगी, ओके, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो बाष्पीकरण तो आप जानते हैं, बाष्प, ओके, तो पानी है बाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो वैसे ही थोड़ा बहुत पानी मिलता है, वही बाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो कुछ पानी नहीं बचेगा। जब कोई रहेगा छोटा व्यास रहेगा तो क्या सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाएगा, ओके, जिससे क्या बाष्पीकरण कम हो पाएगा, ये आपका रहता है। ओके, साथ ही क्या अगर कुआं बहुत बड़ा रहेगा और उसमें वैसे थोड़ा बहुत पानी आता है तो क्या पानी निकाल ही नहीं सकेंगे। कोई में क्या है, अगर छोटा व्यास रहेगा तो क्या है, थोड़ा बहुत भी पानी आता है तो भी हम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। लिखना किस प्रकार से वही दिया है, रेत में जमी नमी से पानी की बूंद धीरे धीरे क्या रिसती है। दिन भर में एक कुई में मुश्किल से 2-3 घड़ी ही पानी जमा हो पाता है, मतलब एक एरिया से कुई से कम मात्र 2-3 घंटे ही पानी जमा हो पाता है, मतलब इतना कम पानी हो गया। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो जाए तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा। ऐसी जब ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा पानी फैल जाएगा, पानी ज्यादा फैल जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे ऊपर निकालना क्या संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ ऊंचाई ले लेता है, इससे निकालना क्या आसान हो जाता है। छोटा कार रहेगा तो थोड़ा पानी ऊंचाई पर बढ़ जाएगा। ओके, जैसे कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से है। व्यास बड़ा हो तो कुई में क्या भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा और भाप बनकर क्या उड़ने लगेगा, इसलिए क्या कुई को क्या छोटा रखा जाए। बिल्कुल सिंपल है, समझ के रखिएगा, आराम से लिख सकते हैं। इसके आगे आपका तीसरा पॉइंट और दिया है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर में 2 ही नंबर का आता है, 2 पॉइंट भी आप लिख देते आपका काम हो जाएगा। कुई और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढकना जरूरी है। छोटे मुंह का ढकना सरल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर मुंह बना देंगे आप, जैसे कुआं होता है तो उसे ढकना इतनी आसानी नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी कुई है, मतलब उसका छोटा सा व्यास है, तो आप उसे आसानी से ढक सकते हैं। कुई को लकड़ी, ढक्के, ढक्कन, खस की पट्टी की तरह घास फूस या छोटी टहनियों से बने ढक्कनों से का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी कुई का मुंह क्या है छोटा रखा जाता है। मतलब कई सारे यहाँ रीजन बता दिए, 3 रीजन बता दिए, 2 आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी। तो बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातुस के कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उससे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे को लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातुस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी का क्या है जवाब में लिखी थी। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या है क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट का, ओके, ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 11 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा दोस्तों आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नृत्य और नृत्यक में क्या अंतर है, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो नृत्य भावना और शारीरिक क्रियाओं दोनों के युगलबंदी होती है, जिसमें भाव प्रधान तत्व होता है। नृत्य में क्या होता है, सारे क्रियाएं भी होती हैं, साथ इसमें क्या फीलिंग भी पूरी दी जाती है। ये भाव प्रधान होता है, मैंने ये फीलिंग प्रधान होता है आपका, जबकि नृत्य का अंगों की विक्षेप मात्र होता है और नृत्य का वाय अनुकरण होता है। आशा करता हूं कि फिल्मों आदि में होने वाले नृत्य को आप क्या नृत्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाकी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पालर पानी कैसे कहते हैं। रेराजी पानी और पालर पानी दोनों इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई आपको आ सकता है। तो पालर पानी का अर्थ होता है बरसात का सीधे रूप से मिलने वाला जल, वर्षा का यह जल जो बहकर नदी या तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है। पालर पानी का मतलब होता है बरसात से सीधे रूप में मिलने वाला, ओके, ये होता है। जल का ये जो जल होता है, ये क्या है, वर्षा का ये जल होता है जो बहकर सीधे नदी तालाब में एकत्रित हो जाता है। मतलब बरसात से जो सीधा में पानी मिलता है वो पालर पानी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गुप्त काल के कलाओं को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
गुप्त काल को क्या है, कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापना, मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलाओं को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या विज्ञान हुए, साइंस की बात हुई, प्रौद्योगिकी की बात हुई, टेक्नोलॉजी भी रही, साथ ही मूर्ति कला को महत्व दिया गया है, साहित्य स्थापत्य को महत्व दिया गया। इसी कारण से गुप्त कालों का है कलाओं का क्या स्वर्ण युग कहा जाता है। सिंपल है। तो इस प्रकार से ये थे आपके क्या 10 महत्वपूर्ण आपके बेतान के क्वेश्चन आंसर, जिन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना है, एकदम रटे होने चाहिए क्वेश्चन। और भी अपनी तरफ से आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लगता है तो पढ़ के रखिएगा, लेकिन जो मैंने बताया इन्हें तो आपको एकदम तैयार करके रखना ही है। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।